नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube चैनल से। हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, जितने भी इस अपकमिंग रेलवे एग्जाम हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये सीरीज स्टार्ट हुई है, जिसमें आज हमारी 22nd नंबर की क्लास है। ठीक, इससे पहले क्लासेस आप एक्सेस कर सकते हैं। चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप पीछे की क्लासेस देख सकते हैं। रेलवे आरपीएफ के एग्जाम चल रहे हैं, कल एग्जाम होगा आपका, है ना। तो ध्यान रखिएगा, आरपीएफ का एग्जाम हो रहे हैं, ग्रुप डी के आने वाले हैं, एनटीपीसी के आने वाले हैं। तो सभी एग्जाम के लिए, जो रेलवे के एग्जाम है उनके लिए हेल्पफुल सीरीज है। तो आप ध्यान से इसको पढ़िए, समझिए। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा जो संभावित प्रश्न हैं जो आ सकते हैं वो भी शामिल किए जाते हैं, और करंट अफेयर्स की जो न्यूज है वो भी शामिल की जाती है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। पहला प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन विधायी सत्र के छात्रवसान के लिए एक अधिसूचना जारी करता है? यानी कि हु अमोंग द फॉलोइंग इशूज अ नोटिफिकेशन फॉर प्रोरोगेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव सेशन। लेजिस्लेटिव सेशन के प्रोरोगेशन के लिए कौन अधिसूचना जारी करता है? तो दोस्त, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ध्यान देंगे, राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करता है। अब ध्यान देंगे आप कि देखिए, जब लोकसभा का चुनाव हो जाता है, जब लोकसभा का चुनाव हो जाता है, लोकसभा का चुनाव के बाद जो सरकार का पहला सेशन होता है, सरकार का पहला विधायी सत्र, यानी कि पार्लियामेंट का जो पहला सेशन होता है, उसकी शुरुआत राष्ट्रपति के स्पीच से होती है। उसकी शुरुआत राष्ट्रपति के भाषण से होती है। ध्यान देंगे आप, सरकार जब बनती है तो पहला जो सेशन होता है उसकी शुरुआत राष्ट्रपति के भाषण से होती है। इसके अलावा हर साल का जो पहला सेशन है, हर साल का जो पहला सेशन है उसकी शुरुआत पहले दिन राष्ट्रपति के भाषण से होती है। तो राष्ट्रपति भाषण कब देता है? जब सरकार बनने के बाद पहला पार्लियामेंट का सेशन होता है, पहले दिन तब देता है। उसके बाद हर साल जो सेशन होता है उसमें जो पहला सेशन है हर साल का, उसकी शुरुआत भी राष्ट्रपति के भाषण से की जाती है। ठीक, अब देखिए, राष्ट्रपति डिसॉल्व यानी कि भंग कर सकता है, भंग कर सकता है लोकसभा को। कब? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सिफारिश पर, सिफारिश पर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कब सिफारिश करेगी? जब मेजॉरिटी डाउन हो जाए लोकसभा में। जब मेजॉरिटी डाउन हो जाए लोकसभा में, यानी कि आगे सरकार चलाने में असमर्थ है, उतना बहुमत नहीं है, बहुमत कम हो गया है, तो COM सिफारिश करेगा राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देंगे। उसके बाद दोबारा से चुनाव होंगे लोकसभा के। तो जो लोकसभा है वो समय से पहले भी भंग की जा सकती है, यानी कि 5 साल में तो भंग हो ही जाती है, क्योंकि हर 5 साल में लोकसभा के चुनाव होते हैं। डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं इसके मेंबर। और 5 साल से पहले भी डिसॉल्व हो सकती है अगर मेजॉरिटी डाउन हो जाए तो। ठीक है, तो ये सब काम राष्ट्रपति करते हैं। आपको पता है कि राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग होते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79 के अनुसार पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो राज्यसभा लोकसभा में बिल पास होता है, लास्ट में जाके प्रेसिडेंट की सहमति चाहिए होती है, सिग्नेचर, तब वो बिल से एक्ट बन जाता है, यानी कि विधेयक से अधिनियम बन जाता है। क्लियर? तो फिलहाल याद रखेंगे, प्रोरोगेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। आगे, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विधायिका से संबंधित नहीं है?
पॉलिटिकल लेजिस्लेचर से संबंधित व्यक्ति कौन नहीं है? जिला न्यायाधीश, रक्षा मंत्रालय का सचिव, वित्त मंत्री या पुलिस अधीक्षक? पॉलिटिकल लेजिस्लेचर से संबंधित निम्न में से कौन राजनीतिक विधायिका से संबंधित है, ये बताना है। राजनीतिक विधायिका से संबंध रखने वाला व्यक्ति कौन है? तो यहां समझो, राजनीतिक विधायिका मतलब संसद, राजनीतिक विधायिका मतलब संसद। संसद में राज्यसभा भी आ जाता है, संसद में राज्यसभा भी आ जाता है, इसका जिक्र आर्टिकल 80 में है। और लोकसभा भी आ जाता है, संसद में लोकसभा भी आ जाता है, जिसका जिक्र आर्टिकल 81 में है। तो अब यहां पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें यह पूछा है कि निम्नलिखित 4 ऑप्शन में से कौन वो व्यक्ति है जिसका संबंध संसद से है, यानी कि पॉलिटिकल लेजिस्लेचर का वो पार्ट है। तो जिला न्यायाधीश ये तो न्यायपालिका में आता है और न्यायपालिका विधायिका से संबंधित नहीं होती, ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। रक्षा मंत्रालय का सचिव यानी कि सेक्रेटरी, तो ये तो आपको पता है मोस्टली आईएएस बनते हैं, आईएएस ही प्रमोट होके सेक्रेटरी बनते हैं, तो आईएएस का संसद से कोई लेना देना नहीं है, ये भी नहीं होगा। पुलिस अधीक्षक ये भी आईपीएस होते हैं, तो इनका भी विधायिका से कोई लेना देना नहीं है। वित्त मंत्री, वित्त मंत्री का संबंध पॉलिटिकल लेजिस्लेचर से होता है। क्यों? कि कोई भी व्यक्ति अगर वित्त मंत्री बनेगा तो पहले उसको या तो राज्यसभा का सदस्य होना पड़ेगा या लोकसभा का सदस्य होना पड़ेगा। इन दोनों में से किसी एक का मेंबर होगा तभी वो प्रधानमंत्री या कोई मंत्री बन सकता है। तो फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट से ही रिलेटेड होते हैं, क्योंकि वो मेंबर होंगे या तो राज्यसभा के या लोकसभा के। तो राज्यसभा लोकसभा में से किसी के भी मेंबर होंगे तो वो मेंबर किसके कहलाएंगे? संसद के सदस्य कहलाएंगे, तभी तो कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे, निम्न में से संसद में किस प्रावधान के बदलाव के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है? निम्नलिखित में से किस प्रावधान में अमेंडमेंट करना है, किस प्रोविजन में अमेंडमेंट करना है, उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता पड़ेगी, स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता पड़ेगी। तो तीसरा प्रश्न है, तो देखो, मूल अधिकार में बदलाव, फंडामेंटल राइट में बदलाव, नए राज्यों का गठन करना, राज्य विधान परिषद को खत्म करना, राज्य विधान परिषद को खत्म करना, या संसद में नियम और क्रियान्वयन के लिए। तो किस चीज के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी, तभी वो चीज होगी, नहीं तो नहीं होगी। वो कौन सा बदलाव है जिसमें वो कौन सी चीज है जिसमें बदलाव करने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है? तो वो है मूल अधिकार। क्या है? मूल अधिकार, यानी कि समझिए आप, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स में अगर अमेंडमेंट करेगी पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट को स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। स्पेशल मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। आगे देखें, भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? चौथा सवाल, तो देखो भाई, प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद के प्रथम सत्र का संबोधन करते हैं, ये अभी मैंने बताया लास्ट क्वेश्चन में, करते हैं। प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र का संबोधन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। संसद के प्रत्येक सत्र का संबोधन करते हैं ना। तो पहला और दूसरा यानी कि अ और ब, डी सही हो जाएगा। तो देखो भाई, मैं बताऊं आपको, यहां देखो, मैंने आपको शुरुआत में यहां बताया, पहले क्वेश्चन में बताया कि सरकार बनने के बाद जो पहला सत्र होता है उसका संबोधन करते हैं, और हर साल का जो पहला सत्र होता है उसका संबोधन करते हैं। सभी सेशंस का थोड़ी ना करते हैं संबोधन, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये। तो डी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन बी रिमूव्ड बाई। अब हमने क्लास में देखा, आज ही क्लास में देखा हमने कि जो राज्यसभा है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, हाँ, जो लोकसभा है, लोकसभा
अब लोकसभा में एक तो होता है अध्यक्ष, जिसे लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर कहते हैं, और एक होता है उपाध्यक्ष, जिसे डेप्यूटी स्पीकर कहते हैं, जिसे डेप्यूटी स्पीकर कहते हैं। तो स्पीकर और डीवाई स्पीकर। ठीक, सवाल आपसे पूछा है कि लोकसभा का जो स्पीकर है उसे कैसे पद से हटाया जा सकता है, उसे कैसे पद से हटाया जा सकता है। तो रिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस। तो जो लोकसभा का एक प्रस्ताव आएगा स्पीकर को हटाने के लिए, अगर वो प्रस्ताव लोकसभा में बहुमत से पारित हो जाता है, सदन की जो संख्या है उससे पास हो जाता है बहुमत से, तो उसे हटा दिया जाएगा, स्पीकर को पद से हटा दिया जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए इसको रिजोल्यूशन को पास करने के लिए। तो लोकसभा के स्पीकर को अगर पद से हटाना है तो उसके लिए लोकसभा में एक रिजोल्यूशन प्रस्ताव पारित किया जाएगा। वो प्रस्ताव अगर पास हो जाता है सदन के सदस्यों के द्वारा, तो स्पीकर को फिर पद से हटा दिया जाएगा। क्लियर है, ध्यान देंगे इस पे। तो ये तो बात रही लोकसभा की। अब राज्यसभा भी एक हाउस होता है संसद में, राज्यसभा। तो जिस प्रकार लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, वैसे ही राज्यसभा में सभापति होता है, सभापति, और इसके बाद होता है एक उपसभापति। उपसभापति, सभापति मतलब चेयरमैन, चेयरमैन, और ये है डेप्यूटी चेयरमैन। ठीक है। अब राज्यसभा के अगर सभापति को पद से हटाना है तो राज्यसभा के सभापति को पद से हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में आएगा, और क्योंकि राज्यसभा का सभापति कोई और नहीं होता, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का चेयरमैन कहलाता है। समझ गए? तो इसलिए प्रस्ताव राज्यसभा में आएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के महान्यायवादी 76 आर्टिकल, भारत के महान्यायवादी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और करेक्ट बताना है आपको। पढ़ लेते हैं क्या है। ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल जो कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है कंट्री का। इस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के महान्यायवादी, बात हो रही है यहां पे भारत के महान्यायवादी की। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। ठीक है, सही बात है। He must have the same qualification as are required for a judge of the Supreme Court। बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनेगा तो उसके पास क्वालिफिकेशन क्या होगी? उसके पास वही सेम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए होती है। तो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की जो योग्यता होनी चाहिए लोगों में, वही योग्यता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए भी होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात है, पहला दूसरा सही है। तीसरा, ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इसे संसद के किसी भी एक सदस्य का सदस्य होना चाहिए। गलत बात, सदस्य नहीं होता है। ही कैन बी रिमूव्ड बाई इम्पीचमेंट बाई पार्लियामेंट, क्या संसद के द्वारा महाभियोग प्रक्रिया इस्तेमाल करके अटॉर्नी जनरल को पद से हटाया जाता है? गलत बात है। महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति और जजेस के ऊपर अप्लाई होती है और किसी पे नहीं। तो पहला दूसरा यानी कि ए सही हो जाएगा। पहला दूसरा यानी कि ए सही हो जाएगा। अब यहां देख लो, ये जो सेकंड पॉइंट बोला है कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की जो क्वालिफिकेशन होती है वही सेम क्वालिफिकेशन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए होनी चाहिए। तो एक बार देख लें सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो पहला तो भारत का नागरिक होना ही चाहिए उसको, सिटीजन। दूसरा, 5 साल, कम से कम 5 साल
जज के रूप में काम किया हो किसी भी हाई कोर्ट में, अगर ये वाली पूरी नहीं करता है तो फिर 10 साल एडवोकेट के रूप में काम किया हो, एडवोकेट के रूप में काम किया हो किसी भी हाई कोर्ट में, इनमें से कोई एक चलेगा। ठीक है भाई। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, केंद्र में जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से संसद के प्रति जवाबदेही रहती है उसकी। बताओ भाई, जवाबदेही रहती है? करेक्ट बताना है। तो नहीं रहती। क्यों? क्योंकि सिर्फ लोकसभा के प्रति जवाबदेही रहती है। संसद लिखेंगे तो संसद में तो लोकसभा राज्यसभा दोनों आते हैं, संसद नहीं आएगा, उसकी जगह सिर्फ लोकसभा। तो ये गलत हो गया है ना। दूसरा, यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, केंद्र में जो मंत्री हैं वो अपने पद पर रह सकते हैं जब तक राष्ट्रपति की इच्छा हो। ठीक है, राष्ट्रपति की इच्छा तब तक होगी जब तक बहुमत मिलता रहेगा। तीसरा, द प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कम्युनिकेट करता रहता है जो आने वाले बिल्स हैं और विधेयक हैं, कानून हैं, उनके बारे में। ठीक है, ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखो। हु इज कॉल्ड द पायनियर ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, पी चिदम्बरम या डॉक्टर बिमल जालान? तो मनमोहन सिंह को भारत में उदारीकरण का जनक कहा जाता है। तो बात है 1991 की, जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे इंडिया में, तो प्रधानमंत्री तो पीवी नरसिम्हा राव थे और उनके साथ जो वित्त मंत्री थे वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पर ही एलपीजी रिफॉर्म्स आए। ये इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं, आरबीआई में गवर्नर रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, प्रधानमंत्री रह चुके हैं, कई सारे पदों पर इन्होंने अपना अनुभव दिया है। ठीक है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह इसका सही जवाब हो जाएगा। बोलो, समझ आई मेरी बात? ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, अब देखो भाई, भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, भारत में जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, उसमें जो लोग वोट देते हैं उनका एक ग्रुप बनाया जाता है, उस ग्रुप को कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि निर्वाचन मंडल। क्या बनाया जाता है? निर्वाचन मंडल बनाया जाता है। निर्वाचन मंडल के सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं। अब बात आती है निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं। तो पहला, लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर, निर्वाचित सदस्य। ठीक, और दूसरा, सभी विधानसभाओं के, सभी विधानसभाओं के, विधानसभा राज्य में होती है, विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य यानी कि एमएलए। तो एमपी और एमएलए इसमें होते हैं, लेकिन इलेक्टेड, नॉमिनेटेड नहीं, क्योंकि राज्यसभा में 12 लोग नॉमिनेट भी किए जाते हैं, वो वोट नहीं देते। तो all the elected members of the both the house of parliament and elected member of the state legislative assembly, तो डी आंसर हो जाएगा, यानी कि all elected member of लोकसभा राज्यसभा and all elected member of state legislative assembly, यानी कि सभी इलेक्टेड एमपी प्लस सभी इलेक्टेड एमएलए, ये इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य बनते हैं और फिर ये वोट देते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है क्योंकि जनता वोट नहीं दे रही है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है क्योंकि जनता वोट नहीं दे रही है। बहुत बढ़िया, आगे। प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ टेन्योर द लोकसभा कैन बी डिसॉल्व, मतलब लोकसभा 5 साल के लिए बनती है। अब 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए, 2029 तक चलेगी ये। क्या 5 साल से पहले भी लोकसभा डिसॉल्व की जा सकती है? तो किसके द्वारा? क्या राष्ट्रपति की इच्छा पे, या स्पीकर के द्वारा, या प्रेसिडेंट के द्वारा? अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उन्हें सिफारिश करे तो
तो बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति जो है लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है अगर मंत्रिपरिषद कहे तो। मंत्रिपरिषद कब कहेगी? जब मेजॉरिटी डाउन हो जाएगी, यानी कि राष्ट्रपति डिसॉल्व करता है लोकसभा को, उसकी इच्छा पर निर्भर नहीं करता। वो तब तक सरकार लोकसभा को डिसॉल्व नहीं करेगा जब तक मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी डाउन तो सरकार गई। Which of the following factor policies were affecting the price of rice in India in the recent past year? निम्नलिखित में से वो कौन सी नीतियां हैं जिन्होंने चावल की कीमत को प्रभावित किया है? चावल की कीमत को प्रभावित किया है। तो देखो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जी हां। गवर्नमेंट की ट्रेडिंग, जी हां। गवर्नमेंट की स्टॉक पिलिंग और सब्सिडी, ये सब फैक्टर हैं जिसकी वजह से चावल की कीमत प्रभावित होती है। आप अच्छे से समझ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हैव अकर्ड इन इंडिया आफ्टर इट्स लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज इन 1991? एलपीजी सुधार 1991 में आए, उसके बाद से क्या इंडिया में देखने को मिला? भारत में क्या बदलाव देखने को मिला, क्या परिवर्तन देखने को मिला जब 1991 में एलपीजी रिफॉर्म आ जाते हैं? उसके बाद इंडिया की इकोनॉमी में क्या परिवर्तन देखने को मिला? करेक्ट आंसर चुनना है, लेकिन चार स्टेटमेंट में से। तो इंडिया का एक्सपोर्ट वर्ल्ड में बढ़ गया, भारत का जो निर्यात है, क्योंकि एलपीजी रिफॉर्म का मतलब क्या है? पूरा ग्लोबलाइजेशन हो गया, एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार कर सकता है, तो भारत भी अपना सामान बनाकर दूसरे देशों में बेचने लगा, तो विश्व में भारत का निर्यात में एक स्थान अर्जित किया, निर्यात में स्थान बढ़ा। एफडीआई भारत में आने लगा, यानी कि विदेशों से इन्वेस्टमेंट, निवेश आने लगा, पैसा आने लगा। इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ गया, भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें डॉलर की मात्रा में पैसा खूब इकट्ठा होने लगा। तो 2, 3, 4 ये सही है, पहला गलत है। एग्रीकल्चर जीडीपी इंक्रीज हुआ, ये गलत है, ठीक है। तो 2, 3, 4 यानी कि बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, 12 का, ठीक है भाई। आगे, विच विथ रेफरेंस टू ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, ट्रिम्स, ट्रिम्स का पूरा नाम पूछा जाता है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1, 2, 3 दिए हैं आपके सामने। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट बाय फॉरेन इन्वेस्टर आर प्रोहिबिटेड, हाँ ठीक है। दे आर नॉट कंसर्न विथ रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये जो ट्रिम्स है ना, ये व्यापार के लिए होता है कि कोई रेस्ट्रिक्शन ना लगा पाए व्यापार पे। जैसे हम चाइना से आने वाले सामान पे रेस्ट्रिक्शन लगा दे, नहीं लगा सकते, ये ट्रिम्स के अकॉर्डिंग नहीं लगा सकते। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ट्रिम्स का संबंध विदेशी निवेश से नहीं है, तो सही बात है, नहीं है, उसका तो व्यापार से है। तो पहला और तीसरा सही है, यानी कि सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो 13 का हो जाएगा सी। Which of the following steps in most likely to be taken in the time of economic recession? आर्थिक मंदी के दौरान कौन कौन से स्टेप्स इनिशिएटिव लिए गए? कौन कौन से स्टेप इनिशिएटिव लिए गए? 14वां प्रश्न। तो टैक्स में कट करना, ये नहीं। इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, बिल्कुल सरकारी योजनाओं पे, सरकारी प्रोजेक्ट पे खर्चा बढ़ा दे सरकार, तो इकोनॉमिक रिसेशन में क्या होता, क्या है, लोगों के पास पैसा खत्म हो जाता है, आर्थिक गतिविधि रुक जाती है, लोग खरीदना बंद कर देते हैं। तो अगर उनकी जेब में पैसा डाला जाए तो फिर वो खरीदारी दोबारा से शुरू कर सकते हैं, तो इकोनॉमी बूम पर आ सकती है। तो वही होता है, अगर इकोनॉमिक रिसेशन की सिचुएशन है तो सरकार क्या करेगी? सरकार अपने खर्चे बढ़ा देगी पब्लिक प्रोजेक्ट पे, और पब्लिक प्रोजेक्ट पे अगर सरकार पैसा खर्च करेगी तो वहां लोग काम करेंगे और लोगों की जेब में सैलरी जाएगी, पेमेंट जाएगा, फिर उस पैसे का इस्तेमाल वो बाजार में खरीदारी में लगाएंगे, ठीक है। तो बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। विथ रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में, महंगाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखो, इन्फ्लेशन में क्या होगा? डिक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, बिल्कुल सही बात है। बाजार में पैसा भेजना कम कर दो तो लोगों के पास कम पैसा पहुंचेगा, कम पैसा पहुंचेगा तो लोग खरीदारी कम करेंगे, खर्च कम करेंगे, तो इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है वो डाउन पे आ जाएगा। अब ऑलरेडी महंगाई है मार्केट में और लोगों को पैसा और देने लगो आप, तो वो तो और ज्यादा खरीदारी करेंगे, तो महंगाई और आसमान छू जाएगी, समझ रहे हैं?
तो महंगाई को अगर नियंत्रित करना है तो लोगों की जेब में पैसा जाने से रोकना होगा, जिससे वो खरीदारी एक लिमिट से ज्यादा ना करें, क्योंकि ज्यादा खरीदारी करेंगे तो वो डिमांड बढ़ाएंगे प्रोडक्ट की, और डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। समझ रहे हैं? तो अगर मनी सर्कुलेशन, मुद्रा प्रवाह में कमी की जाए तो ये हेल्प करेगी कि महंगाई को नियंत्रित कर पाए हम। ठीक है भाई, चलो ये देखो ऑस्कर अवार्ड 2025 जो मिले हैं हाल ही में, ऑस्कर अवार्ड, तो उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, देख लीजिए एक बार। ऑस्कर अवार्ड का समारोह संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है, सही बात है। 16 मई 1929 में पहला ऑस्कर अकेडमी अवार्ड की शुरुआत हुई। इसका आयोजन हॉलीवुड के रोजवेल्ट होटल में हुआ था, जो एक प्राइवेट डिनर पार्टी थी। इसमें 250 प्लस लोग थे और आम जनता को इसके बारे में पता ही नहीं था। पहला ऑस्कर अकेडमी अवार्ड बेस्ट एक्टर के लिए एमिल जेनिंग्स को फिल्म द लास्ट कमांड और द वे ऑफ ऑल फ्लैश के लिए दिया जाता है, पहला। और पहला ऑस्कर अवार्ड बेस्ट एक्टर किसको मिलता है? जेनेट गेनोर को मिलता है, और उनकी फिल्म है सेवन हेवन, स्ट्रीट एंजल और सनराइज। 1930 में इस ऑस्कर पुरस्कार के कार्यक्रम को पहली बार रेडियो के द्वारा आम जनता तक पहुंचाया गया, और 1953 में रेडियो की जगह टेलीविजन ने ले ली। 1950 के बाद इस प्रतिमाओं के साथ यह कानूनी नियम लगा दिया कि न तो विजेता और न ही उनके उत्तराधिकारी इसे बेच सकते हैं, जो ट्रॉफी मिलती है। 2004 के बाद से एकेडमी पुरस्कार नामांकन के परिणाम को जनवरी के अंतिम सप्ताह तक जनता के लिए घोषित किया जाता है। 1939 की फिल्म व्यू गेस्टे एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें ऑस्कर अकेडमी पुरस्कार के लिए 4 विजेता यानी कि 4 कलाकार चुने गए। ठीक है, अभी के जो विनर हैं ऑस्कर अवार्ड के वो देखो एक बार। बेस्ट पिक्चर अनोरा, बेस्ट पिक्चर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड किसे मिला है? बेस्ट पिक्चर का अनोरा को। बेस्ट एक्टर एड्रिन ब्रोडी को मिला है द ब्रूटलिस्ट के लिए, और डायरेक्टर सीन बेकर को मिला है अवार्ड, अनोरा फिल्म के डायरेक्टर। ठीक है, और इसके अलावा बेस्ट एनिमेटेड फीचर फ्लो के लिए मिला है, और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर आई एम स्टिल हेयर ब्राजील। ठीक है, और बेस्ट विजुअल इफेक्ट के लिए ड्यून पार्ट 2 को मिला है, और बेस्ट एडोप्टेड स्क्रीन प्ले ये कॉन्क्लेव। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बेस्ट फिल्म एडिटिंग अनोरा को मिला है, फिल्म एडिटिंग का ऑस्कर, और बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म इन द शैडो ऑफ द काइप्रिस इसको मिला है, और बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म किसको मिला है ऑस्कर? आई एम नॉट अ रोबोट। तो ये ऑस्कर अवार्ड है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए क्लासेस को, और कल जिनका एग्जाम होने वाला है आरपीएफ का, बेस्ट ऑफ लक उनके लिए। अब नई चीजें कुछ ना देखें, थोड़ा सा बस माइंड मेकअप करें एग्जामिनेशन हॉल में कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर। ठीक है, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।